नमस्कार, जय हिंद। मैं आरपी सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए प्रोग्राम में। नया प्रोग्राम तो नहीं है, लेकिन एक नए एपिसोड, एक नए स्कूल में। आज जो सीरीज़ आप देख रहे हैं उसमें आज हम यहाँ बैठे हैं CCS सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेहरा मोड़, गुड़गांव में। ये स्कूल 1995 में इस्टेब्लिश हुआ और आज आपको यहाँ के बच्चों से हम मिलवाएंगे। उनके जो प्रश्न हैं उनके बारे में हम बताएंगे और साथ ही हमारे बैठे जो पैनल में एक्सपर्ट हैं वो उनका उत्तर देंगे। आज इसी मुहिम में हम यहाँ बैठे हुए हैं और जैसा कि आपको पता है मेरे साथ डॉक्टर श्री किशन जी हैं जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, बहुत लंबा अनुभव रखते हैं। मेरे साथ श्री किशन राठी जी हैं जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं और थोड़ी देर में वो आपको संबोधित करेंगे। मेरे साथ सीमा यादव जी हैं जो बायोलॉजी पढ़ाती हैं। रेनू यादव जी हैं जो इंग्लिश पढ़ाती हैं। मेरे साथ हैं सीमा जी जो कॉमर्स पढ़ाती हैं। मीना कुमारी जी हैं जो कंप्यूटर साइंस पढ़ाती हैं और जया भूटानी जी हैं जो पीजीटी कॉमर्स पढ़ाती हैं। अब समय को देखते हुए मैं रिक्वेस्ट करता हूं डॉक्टर श्री किशन जी से कि वो एक रूपरेखा आपको बताएं। तो हमारा उद्देश्य है कि हायर एजुकेशन, आप इस प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। अब इसके बाद आपका हायर एजुकेशन का ऑप्शन रहेगा कि किस तरीके से मैं अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट करूं और मैं अपने कैरियर गोल्स कैसे अचीव करूं। तो इसमें आप लोगों ने देखा होगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में आपके मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स ओपन हुए हैं हायर एजुकेशन के लिए। ये ऑप्शन पहले भी खुले थे, लेकिन हमें उस तरीके का एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने में थोड़ा सी हेजिटेशन होती थी। वो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स क्या हैं? आपके रेगुलर कॉलेजेस हैं, डिस्टेंस एजुकेशन है, ऑनलाइन एजुकेशन है। अब बात ये आती है कि इस टाइप की एजुकेशन कोर्सेज हैं, ये पहले भी थे, डिस्टेंस एजुकेशन पहले भी थी, लेकिन अब एनईपी के कारण ऐसा क्या हुआ कि जिस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं या फोकस हम उस पर कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि पहले भी ये कोर्सेज यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से, यूजीसी की तरफ से अप्रूव्ड थे। अब एनईपी में दोनों डिग्री को इक्वल मान्यता दी गई है। अगर आप डिस्टेंस से हैं तो भी आपको वही वेटेज मिलेगी और आप रेगुलर हैं तो भी वही वेटेज मिलेगी। अब सबसे बड़ी बात आती है कि आप करें कहाँ से। आपको अपने कोर्स को कंप्लीट करने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि यूजीसी की साइट पे जाकर आप ये जानकारी ज़रूर लें कि यूनिवर्सिटी कॉलेज जो है वो यूजीसी अप्रूव्ड है और उनके जो कोर्सेज हैं वो भी यूजीसी से अप्रूव्ड हैं, ताकि आप लोगों को किसी प्रकार का भ्रम ना हो। इन कोर्सेज को क्यों करें? हम अपनी रेगुलर एजुकेशन क्यों ना लें? तो कंपटीशन हाई है। एजुकेशन नो डाउट कि हमें कहीं ना कहीं सभी बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता या बहुत सारी स्थिति ऐसी होती है जिसके कारण हम रेगुलर कॉलेज नहीं कर पाते। तो वहाँ पे आपको डिस्टेंस एजुकेशन बहुत हेल्प करने वाली है। तो इस बारे में हम जब आप लोगों के क्वेश्चनर होंगे तो डिस्कस करेंगे। स्किल एजुकेशन के बारे में भी बात करेंगे, वोकेशनल कोर्सेज के बारे में भी बात करेंगे। जो आज के दिन आपका बैचलर ऑफ वोकेशनल कोर्सेज यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से स्टार्ट किए गए हैं, उनके क्या बेनिफिट है, वो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल कैसे हैं। क्या उस डिग्री के करने के बाद रेगुलर डिग्री के तुलना में उसको ज़्यादा वेटेज मिलेगा, या आप उसको करेंगे तब भी आपका वैसा ही एजुकेशन सिस्टम रहेगा। तो इन सब बातों पे भी हम डिस्कशन जरूर करेंगे। स्किल एजुकेशन की बात जहाँ है, हर बच्चे को स्किल एजुकेशन 6 ऑनवर्ड अभी स्कूल्स में स्टार्ट हो गई है कि किसके अंदर किस प्रकार की प्रतिभा है, उसको निकालने के लिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए हमारे सभी स्कूल्स स्किल एजुकेशन में आप लोगों को क्लासेस दे ही रहे हैं। आपके स्कूल्स में हो सकता है अटल लैब भी इस्टेब्लिश हुआ होगा, तो उसके थ्रू भी आप अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे होंगे।
तो कुछ ना कुछ आप अपनी स्किल के बेस पे ये चीज़ें देख सकते हैं कि आप अपने करियर को सेव कैसे दे सकते हैं। तो पूरा प्रोग्राम आप ध्यान से सुनिएगा, जो क्वेश्चन आपके माइंड में पॉप अप करते हैं उनको आप ज़रूर पूछिएगा, ताकि जो जिज्ञासा आपके मन में है या ये एजुकेशनल प्रोग्राम, काउंसलिंग प्रोग्राम जो आपके स्कूल में आयोजित किया गया है, उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। और हम पूरी कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चंस का आंसर देके आपकी जिज्ञासा को शांत करें। एक बार मैं चाहता हूं कि आप लोग बहुत ज़ोरदार तालियों से आप अपने प्रिंसिपल साहब कृष्ण राठी जी का स्वागत करें, जिससे कि वो आगे अपना आशीर्वाद आपको दे सकें। आज ये सुभारती टीवी का प्रोग्राम जो श्री कृष्ण जी के सहयोग से हमारे स्कूल में चल रहा है, मैं सुभारती टीम का और श्री कृष्ण जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इन्होंने स्कूल में एकेडमिक काउंसलिंग का जो आयोजन किया है, इससे हमारे स्टूडेंट्स को काफ़ी लाभ पहुंचने वाला है। तो मैं सुभारती टीम का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। अब मैं हमारे दूसरे पैनलिस्ट जया जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो आगे आपको कुछ ज्ञान की बातें बताएं। करियर काउंसलिंग बहुत बहुत कम दिया जा रहा है बच्चों को बहुत डाउट रहता है कि आगे किस फील्ड में वो जा सकते हैं। तो मैं भी हमेशा सजेस्ट करती हूँ बच्चों को कि हमेशा करियर काउंसलिंग वो ज़रूर लें। अपने सब्जेक्ट के लिए करियर काउंसलिंग ज़रूरी है। फॉर अकाउंटेंसी, बच्चों के माइंड में रहता है कि अकाउंटेंसी के लिए सिर्फ आप बैंकिंग लाइन में जा सकते हैं। बहुत बार बच्चों ने मुझसे पूछा है कि मैम कि बैंकिंग लाइन में ही हम कॉमर्स जा सकते हैं, जिसकी वजह से वो लोग कॉमर्स नहीं लेते हैं। लेकिन कॉमर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट फॉर जस्ट आप बैंकिंग के लिए, अदर फील्ड के लिए भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप कॉमर्स में ले सकते हैं। और अभी हमारे पास, हमने लैब के बारे में सुना है, साइंस के लिए लैब होता है, लेकिन अभी अकाउंट्स के बच्चों के लिए भी लैब है, जिसके अंदर हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स बच्चों को अभी से ही सिखाते हैं, लाइक टैली के ऊपर हम बच्चों को वर्क सिखाते हैं ताकि आने वाले टाइम में वो उससे अवेयर रहें। मैं जानना चाहता हूं कि कौन बच्चा वो है जो सबसे ब्रेव है और सबसे पहला क्वेश्चन पूछना चाहता है। माई सेल्फ खुशी यादव, क्लास 11th साइंस। अगर हमें इंग्लिश में करियर बनाना है तो उसके लिए हमें कौन सा कोर्स ऑप्ट करना पड़ेगा? आप इंग्लिश में जो है आगे करियर परस्यू करना चाहते हैं तो आप कोर्स कौन सा ऑप्ट करें? देखिए, कोर्सेज तो हमारे पास बहुत सारे होते हैं, बट अगर आप इंग्लिश को ऑप्ट करते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को बीए इंग्लिश करना होगा। इवन दो इंग्लिश सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में यूजुअली हर कोर्स में अवेलेबल होता है, बट इंग्लिश के लिए बीए इंग्लिश या फिर बीए इंग्लिश ऑनर्स, ये कोर्सेज आपको ऑप्ट करना पड़ेगा। और ये दोनों कोर्स ऑप्ट करने के बाद आप इसको अपना करियर में आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए, आपने कहा इंग्लिश पढ़ के मुझे अपने कैरियर ऑप्शन के बारे में जानकारी लेनी है। तो आप सबसे पहले तो ये डिसाइड करें कि इंग्लिश में आप एरिया कौन सा चूज करना चाहते हैं। आप टीचिंग में जाना चाहते हैं, या आप जर्नलिज्म में जाना चाहते हैं, या आप मैनेजमेंट के कोर्स में जाना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप इस चीज़ को डिसाइड करें कि आपको करना क्या है। अगर आप लिटरेचर पढ़ रहे हैं और आपको एज ए लेक्चरर जाना है, मान लीजिए टीचिंग में जाना है, तो आप अपनी 12th ग्रेजुएशन, मास्टर्स और यूजीसी अपना नेट क्वालिफाई करते हुए और आप अपना प्रोफेसर के लिए जा सकते हैं। तो आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आप जाना किस फील्ड में चाहते हैं, आप इंग्लिश को क्यों चूज करना चाहते हैं। आप कंटेंट राइटर बनना चाहते हैं, आप एक रिपोर्टर बनना चाहते हैं, तो वो एक एरिया आपको सबसे पहले डिसाइड करना होगा। तो इंग्लिश हर जगह हम लोग हर सब्जेक्ट इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, तो नो डाउट कि इंग्लिश हमारी साउंड हो ही जाती है, बट पर्टिकुलरली उसी एरिया में अगर आप जाना चाहते हैं तो आप एक कंटेंट राइटर के रूप में जा सकते हैं, आप रिसर्च में जा सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब दूसरा कौन स्टूडेंट है जो अपना प्रश्न पूछना चाहता है? खड़े हों। Myself खुशबू यादव फ्रॉम क्लास 11 साइंस। माय क्वेश्चन इज़, अगर हमें कंप्यूटर साइंस में बीटेक करना है तो उसके बाद हमें हमारा करियर ऑप्शन क्या होगा, हम किस करियर में जा सकते हैं? जैसा कि आपने पूछा कि हम बीटेक से कंप्यूटर साइंस करने के बाद कहाँ कहाँ करियर ऑप्शन बना सकते हैं,
तो बीटेक से कंप्यूटर साइंस करने के बाद आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं, टेक्निकल कोर्स कर सकते हैं, हार्डवेयर आर्किटेक्ट इंजीनियर बन सकते हैं, कुछ हार्डवेयर कोर्स कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे करियर ऑप्शंस हैं जिनसे आप शुरुआती 5 से 10 लाख सालाना सैलरी पा सकते हैं। काफ़ी अच्छे करियर ऑप्शंस आपको बीटेक कंप्यूटर साइंस से मिल जाते हैं। देखिए, आपने ये डिसाइड तो कर ही लिया है कि आप बीटेक करने वाले हैं। तो बीटेक करने के बाद ये डिसाइड करने के बाद आपने ये भी डिसाइड कर लिया होगा कि आप किस ब्रांच में करना चाहते हैं। बीटेक एक कोर्स है आपका, लेकिन उस कोर्स के अंदर बहुत सारी ब्रांचेज हैं कि आप मैकेनिकल करना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर में जाना चाहते हैं, हार्डवेयर में जाना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक में करना चाहते हैं, आप बीटेक करना किस में चाहते हैं। तो ये भी ज़रूर ध्यान रखें कि बीटेक के बाद में आपको स्पेशलाइजेशन किस फील्ड में करना है। आप कोर ब्रांच में जा रहे हैं तो आपके पास ऑप्शंस ओपन होते हैं कि आप किसी भी फील्ड में एंट्री कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से ही अपना सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हैं कि मुझे मैकेनिकल इंजीनियर बनना है या मुझे इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बनना है, तो आपके लिए वो ऑप्शन रहता है कि आप उसी फील्ड में जाते हैं। सिविल इंजीनियर होते हैं, आप कॉन्ट्रैक्टर वगैरह आप बन सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब भी इसमें है और प्राइवेट सेक्टर में तो आप, जैसे हमारे पैनलिस्ट ने बताया, काफ़ी अच्छा अर्न कर सकते हैं। बट नो डाउट हर जगह कंपटीशन हाई है। एजुकेशन के साथ साथ अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, स्पोकन इंग्लिश, हिंदी, वटेवर, उस पर आप पूरा फोकस रखें साइड बाई साइड, क्योंकि हम कहीं ना कहीं इन चीज़ों को थोड़ा सा भूल जाते हैं या उन पे फोकस नहीं करते कि हम स्टडी तो कर रहे हैं और हम अच्छे तरीके से स्टडी कर रहे हैं, लेकिन हमारी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं हो रही। जब हम कहीं इंटरव्यू फेस करते हैं तो हमें ये प्रॉब्लम आती है कि अगर हमने साथ साथ इस पे भी काम किया होता तो डेफिनेटली हम इस जॉब को अभी ग्रैब कर लेते। तो अपना एरिया सेट करें और जब आप बीटेक ले रहे हैं तो ये निर्धारित कर लें कि आप कौन सी ब्रांच में जाना चाहते हैं। हम अगला क्वेश्चन लेते हैं और अगला क्वेश्चन आप लोगों में से कौन पूछने जा रहा है? खड़ा हो। Myself Tanisha from class 11th science. My question is, हमें हमारे कैरियर में इंग्लिश की क्यों ज़रूरत है? जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि हमें हमारे करियर में इंग्लिश की ज़रूरत क्यों है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ये सभी आपको पता है। अब जैसे हम किसी भी करियर फील्ड में जाते हैं, चाहे वो हमारा कॉमर्स का बैकग्राउंड है, साइंस का है, चाहे आप लोग आर्ट्स को ऑप्ट कर रहे हैं, तो हमें कम्युनिकेशन की नीड होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक कम्युनिकेशन एस्पेक्ट के तौर पे हम इंग्लिश लैंग्वेज को करियर में ऑप्ट कर सकते हैं। देन जैसा मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि एक प्ले राइटर के तौर पे हम अगर करियर में परस्यू करते हैं तो इंग्लिश हमें हेल्प करता है। हम एडिटिंग के पर्पस के लिए, इसके अलावा प्रूफ रीडिंग भी एक वर्क होता है। जैसे आप लोग देखते हैं आपकी जो बुक्स है राइट होके आती है, और बुक्स राइटिंग के बाद में आप देखते हैं कि उसमें बहुत कम चांसेस होता है कि कोई एरर होता है। वो एरर क्यों नहीं होता है? इवन दो यूजुअली हमारे जैसे लोग कोई राइटिंग पर्पस लिखते हैं, कोई पैराग्राफ राइट करते हैं, कोई ऐसे राइट करते हैं, हम बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं। बट जो बुक्स होती है उनमें ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसके अंदर से प्रूफ रीडिंग होके आता है। ये भी एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है आपके पास में। यहाँ पे भी हमें इंग्लिश नीड में होती है। इसके अलावा हम देखेंगे कि जैसे आजकल आप देखते हैं कि न्यूज़ रीडर्स होते हैं, तो न्यूज़ रीडिंग में भी बेटा आपके कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए। तब भी अगर आप इंग्लिश जो है अच्छे से प्रोनाउंस कर पाएंगे, इसको फॉलो ऑन कर पाएंगे, तो न्यूज़ रीडिंग का करियर ऑप्शन आप ऑप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप आगे जाते हैं तो जैसे आप देखते हैं कि डबिंग होती है, लैंग्वेजेस में डब होता है। कोई भी मूवी है रीजनल लैंग्वेजेस में बनती है। ऐसा नहीं है कि वो किसी दूसरी कंट्री में या दूसरे स्टेट में दिखाई नहीं जाती है। आप देखते सबटाइटल्स फॉलो होते हैं। ये सब चीज़ें कैसे होती है? अगर हम लोगों ने इंग्लिश में करियर ऑप्शन चूज़ किया है, सबटाइटलिंग एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन, इवन दो मनी अर्निंग भी है। इससे जो है आप देखेंगे सबटाइटलिंग से, प्रूफ रीडिंग से, एडिटिंग से, रिपोर्टिंग से, कॉलमिनिस्ट आप जो है मंथली अगर देखते हैं अप्रोक्स 50 to 60,000 जो है आप मंथली वेजेस के तौर पे अर्न कर सकते हैं। इसीलिए हम कहेंगे कि इंग्लिश आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है करियर में, अगर आप इसको चूज ऑन करते हैं तो। अब मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ। अगला प्रश्न कौन पूछना चाहता है? My name is Bhavna from 12th Science. My question is regarding biotechnology. How can we pursue a career in biotechnology? जैसा कि बच्चे आपने पूछा है कि बायोटेक जो है उसमें आपके पास क्या करियर ऑप्शन है,
फ्यूचर में। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है बेटा, और इसके लिए मैं आपको जवाब देना चाहूँगी कि बायोटेक एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक नया कोर्स है जो इस बार इंट्रोड्यूस किया गया है, पहले भी हुआ है पर अभी बच्चों को हाल फिलहाल इसके बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं है। तो थोड़ा सा संक्षिप्त में मैं आपको इससे रूबरू कराना चाहूँगी। बायोटेक्नोलॉजी बायो प्लस टेक दोनों शब्दों से मिलकर बना है, मतलब बायोलॉजी के साथ जब टेक्नोलॉजी जुड़ रही है तो हमारा सब्जेक्ट बायोटेक्नोलॉजी आ रहा है। और रही बात इस सब्जेक्ट में, तो आज के टाइम में जो रिसर्चेज हो रही हैं और आप लोग देख रहे हैं कि जो खान पान की चीज़ें हम लोग देख रहे हैं कि आजकल मार्केट में जो सब कुछ आपको अवेलेबल है, हर चीज़ आपके पास हाइब्रिड वैरायटीज़ आ रही हैं। तो जो हाइब्रिड वैरायटीज़ होती हैं, चाहे आपके फूड से रिलेटेड हैं या आपकी मेडिसिन से रिलेटेड है, वो सभी आपका बायोटेक्नोलॉजी में आता है, जिसके अंदर हम माइक्रोबायोलॉजी भी लेते हैं। माइक्रोबायोलॉजी भी इसके अंदर जो है वो इंक्लूडेड हो जाती है। और रिसेंटली बच्चे आप लोगों ने अभी देखा होगा, जो हमारे देश में कोरोना से हमारा जो देश है जूझा है, उसके अंदर जो वैक्सीन डेवलपमेंट हुई है, वैक्सीनेशन का जो पूरा ऑल राउंड प्रोग्राम चला है पूरे वर्ल्ड में, तो वैक्सीन डेवलपमेंट भी जो आती है वो बायोटेक्नोलॉजी में आती है, जिसके अंदर हम जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और चीज़ों को जो है लैब में बनाया जाता है और उनको जो है लोगों के बीच में इम्प्लांट किया जाता है। पर अगर हम कोई भी दवाई है या कोई भी खान पीन की चीज़ें हैं वो बना रहे हैं, वो हम मार्केट में नहीं सीधे हम जा सकते हैं, उसको पहले जो है बहुत ज़्यादा प्रोसेसेस के थ्रू उसकी जो है टेस्टिंग की जाती है, उसको चेक किया जाता है, और उसके बाद जब वो फाइनली बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ जो है वो बच्चों में या फिर बाहर जो है मार्केट में जाने लायक है, उसके बाद ही टेस्टिंग के बाद जो है वो उसको मार्केट में अवेलेबल किया जाता है। सो इसमें आपके पास मल्टीपल स्कोप्स हैं, बशर्ते आपका इंटरेस्ट जो है इस सब्जेक्ट में बना हो तो आप काफ़ी आगे जा सकते हैं सब्जेक्ट में। अब अगला बच्चा कौन है, अगला कौन स्टूडेंट प्रश्न पूछना चाहता है? जी, मेरा नाम हर्ष यादव, क्लास 12 से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि हम कॉमर्स में 12th के बाद क्या क्या हमारे पास करियर ऑप्शंस है? 12th के बाद कॉमर्स में आप सीए कर सकते हो, आप सीएस कर सकते हो, आप सीपीए का कोर्स कर सकते हो, आप सीएमए का कोर्स कर सकते हो। और बेसिकली ये जितने भी कोर्सेज है बेटा, ये सारे टॉप लेवल के कोर्सेज है, क्योंकि आपने 12th में जब मैनेजमेंट पढ़ा था तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट, लाइक टॉप लेवल, मिड लेवल और लो लेवल। तो ये कोर्सेज बेटा आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट में इंक्लूड होते हैं। जैसे कि यदि मैं बात करूँ सीए की, चार्टेड अकाउंटेंट की, तो आज के टाइम में जैसा कि मैंने पहले कहा था बेटा कि मल्टीनेशनल कंपनीज जो अपने इंडिया में इतनी आ चुकी है, वहाँ सीए की जो डिमांड है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। तो इसलिए ही मैंने वर्ड यूज़ किया था कि कॉमर्स को बेटा हम पढ़ते नहीं हैं, हम कॉमर्स को जीते हैं, और इसीलिए सीए की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। यदि आप बैंकिंग में भी जा सकते हो, आप इसके बाद एमबीए की तरफ भी जा सकते हो बीबीए करने के बाद। तो ये सारे ही कोर्सेज आपके ऐसे हैं जो कॉमर्स के बाद आपके कैरियर को एक निखार लाने में, कैरियर को बढ़ाने में मदद करेंगे। अब अगला प्रश्न किसका है? My name is Chanchal and I'm from 12th Commerce. My question is this, मैम, बीकॉम के बाद सीए फाउंडेशन का पेपर देना होता है या नहीं? देखिए बेटा, यदि आप 12th के बाद सीए करते हो तो आपको सीए फाउंडेशन का टेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन यदि आप बीकॉम के बाद सीए की तरफ जाना चाहते हो तो सीए फाउंडेशन का टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं होती, उसके बाद डायरेक्ट एंट्री होती है सीए में। अब अगला प्रश्न किसी का है? My name is Nisha from 12th Science and I want to ask that ma'am, how many medical colleges there are in India? बेटा आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि भारत के अंदर 704 कुल मिलाकर 704 कॉलेजेस हैं, जिसके अंदर 380 कॉलेज जो हैं बेटा वो आपके जो हैं सरकारी कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, और 310 जो कॉलेजेस हैं वो आपके प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर आते हैं बेटा, ठीक है? तो उसके थ्रू आप लोग जो जा सकते हैं। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है? Myself Sneha Yadav from class 12 Science and I want to ask to Mrs. Seema Yadav, if a medical student want to go to in the field of medical, then which field is the best? बच्चे, अगर आपको जो है
मेडिकल कॉलेजेस मेडिकल फील्ड में आगे जाना है तो सबसे पहले देखिए आपके पास ऑप्शन जो रहता है वो रहता है नीट क्वालिफाई करना है आपने सबसे पहले, और नीट क्वालिफाई करना है जिसके अंदर अगर आपकी रैंक अच्छी आती है 720 मार्क्स इन ऑल टोटल आपको पता है, नीट के अंदर अगर आपकी रैंकिंग अच्छी आती है तो उसमें ये है कि आपको टॉप कॉलेजेस में एडमिशन्स जो हैं वो मिल जाते हैं। और जो MBBS का कोर्स होता है बेटा वो आपका जो है 4 साल का डिग्री कोर्स होता है जो कि आपने वहाँ पे कॉलेज के अंदर लेना है, और ये चीज़ डिपेंड करती है कि आपकी वेटेज कितनी है, आप किस लिस्ट में आपका जो है मेरिट लिस्ट में आपका नाम आया है, उस हिसाब से जो है आपको कॉलेजेस ऑफर होते हैं, प्राइवेट अदरवाइज जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस। 4 साल का आपका कोर्स रहता है बेटा, और उसके बाद आप ऑप्ट कर सकते हैं कि आप अगर MD बनना चाहते हैं तो 2 साल जो है आपको MD कोर्सेज के लिए जो है अप्लाई करना पड़ता है। इट्स अप टू यू कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, पहले आप वो डिसाइड करें कि आप जो है हार्ट स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, या आप जो है ऑर्थो की तरफ जाना चाहते हैं, या आप ENT स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं। ये फिर आप लोगों की स्पेसिफिकेशन उसी के अकॉर्डिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है? माई सेल्फ रिया यादव फ्रॉम क्लास 11 साइंस। मेरा प्रश्न ये है कि हमें कंप्यूटर साइंस में क्या क्या अध्ययन करना पड़ता है? बेटा आपका प्रश्न है कि आपको कंप्यूटर साइंस में क्या क्या अध्ययन करना पड़ता है। कंप्यूटर साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको हर एक विषय से जोड़ता है। कंप्यूटर साइंस में आपको सबसे पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप सॉफ्टवेयर पढ़ना चाहते हो या हार्डवेयर के बारे में जानना चाहते हो। तो पहले हमें अपनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में जानना, पहले ये डिसाइड करना है कि हम सॉफ्टवेयर को पढ़ना चाहते हैं या हार्डवेयर को। तो सॉफ्टवेयर में अगर हम जाना चाहें तो सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर, वेब डेवलपर, नेटवर्क इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट, बहुत सारे कोर्सेज़ हैं हमारे पास जो हमें कंप्यूटर साइंस में पढ़ने पड़ते हैं। उसके अलावा अगर हम हार्डवेयर मेंटेनेंस या फिर नेटवर्क इंजीनियर, इस तरह के कोर्सेज आप कंप्यूटर साइंस में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ शॉर्ट टर्म के कोर्सेज भी कर सकते हैं, जैसे ग्राफिक्स, एनिमेशंस। इस तरह के कोर्सेज भी आपको आगे अपना अच्छा करियर बनाने में अच्छे ऑप्शन दे सकता है। देखिए, आपने क्वेश्चन रखा कि किन किन सब्जेक्ट्स का अध्ययन हम करते हैं कंप्यूटर साइंस में। तो कंप्यूटर साइंस में सबसे पहली बात यह है कि आप स्टार्टिंग से 6 ऑनवर्ड शायद कंप्यूटर आपका स्टार्ट हो जाता है। तो बेसिक चीज़ें आप शुरू करते हैं सीखना, और एक लेवल पे आके आप लोगों को लैंग्वेजेस आप लोगों को उसमें करनी होती हैं। तो आप उसमें C++, जावा, ओरेकल, आपका पाइथन, ये सारी लैंग्वेज आपको कंप्लीट करनी पड़ती है जो आपकी कोडिंग वगैरह में आपको हेल्प करती है। तो ये आपको कंप्लीट एक फॉर्मेट कंप्लीट करना पड़ेगा। जैसे हमारे पैनलिस्ट ने कहा कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर में आप सारे ही प्रोग्रामिंग्स के बारे में सीखते हैं और उन्हीं को ही आप डेवलप करते हैं। हार्डवेयर में आप मेंटेनेंस का काम करते हैं, जो भी अपने कंप्यूटर से रिलेटेड पार्ट्स हैं उन पार्ट्स के बारे में आपको जानकारी मिलती है, ताकि आपका अगर कंप्यूटर ख़राब हो गया, आपका लैपटॉप ख़राब हो गया या आपका मोबाइल ख़राब हो गया, तो उसको ठीक करने वाला कौन होगा? वो हार्डवेयर कंप्यूटर इंजीनियर होगा। और सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो आपके प्रोग्राम्स बनाते हैं, जो आपके प्रोग्राम्स आप अलग अलग मोबाइल में आपने देखे होंगे बहुत सारे आपको ऐप नज़र आते हैं। सो वो कौन डेवलप करते हैं? वो आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेवलप करते हैं थ्रू नॉलेज ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस जहाँ रिक्वायरमेंट होती है। आप लोग देखते हैं कि आजकल कोडिंग का बहुत ज़्यादा चल रहा है कि आप लोग कोडिंग सीखें, जिससे आप आने वाले टाइम में अपने अच्छे करियर को बना सकें। Myself Kumkum from class 12th Commerce. My question is BBA प्रोफेशनल कोर्स है या नॉर्मल कोर्स? देखिए बेटा, 12th के बाद यदि कोई बच्चा CA CS ना करना चाहे तो और क्या कर सकता है? तो हम BCom की तरफ जा सकते हैं और BBA की तरफ जा सकते हैं। तो बेटा BCom एक नॉर्मल कोर्स है, लेकिन BBA एक प्रोफेशनल कोर्स है। प्रोफेशनल मतलब ये आज का टाइम जो कि है वो प्रोफेशनल का है। यदि हमें कहीं भी जुकाम होता है या कुछ भी होता है, हम स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। उसी तरीके से BBA भी एक प्रोफेशनल कोर्स होता है जो स्पेसिफिक फील्ड में किया जाता है, जबकि BCom जो हमारा होता है वो एक नॉर्मल कोर्स होता है। BBA के बाद आप MBA की तरफ जा सकते हो, जिसके लिए आपके पास
कुछ स्पेशल आपको सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं, किस चीज़ में आपकी स्पेशलिटी है, आप उसकी तरफ बढ़ सकते हो। और देखिए बेटा, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप कोई भी कोर्स करो, किसी भी क्षेत्र में जाओ, किसी भी स्ट्रीम की तरफ जाओ, सबसे बड़ी बात होती है कैरियर बनाने के लिए ईमानदारी। ईमानदारी किस चीज़ की? पढ़ने की ईमानदारी। आप कोई भी सब्जेक्ट चूज़ करो, आप कोई भी कैरियर चूज़ करो, बस उसको अपना 100% आपको देना है। फिर चाहे वो BBA है, BCom है, CA है, CS है, आप हर चीज़ को अचीव कर पाओगे। अब इसमें डॉक्टर श्री कृष्णा जी भी कुछ ऐड करना चाहते हैं। आप नॉर्मल कोर्स है या प्रोफेशनल कोर्स है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप इसकी फुल फॉर्म देखते हैं तो वो आपको क्लियर कर देता है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम आप जिस भी फील्ड में करना चाहते हैं, जब इस कोर्स को आप कंप्लीट करते हैं, तो अगर मान लीजिए आपने इसको होटल मैनेजमेंट में किया BBA, अगर आपने फाइनेंस में किया, तो कहीं ना कहीं आप अपने एरिया को जस्टिफाई कर रहे हैं और उस एरिया में ही आप अपना काम करेंगे। तो नो डाउट ये प्रोफेशनल कोर्स है। हाँ, अगर आप इसको एज ए स्टार्टअप लेना चाहते हैं या अपना एंटरप्रेन्योर आप बनना चाहते हैं, अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपके पास वो स्किल्स आ जाती हैं कि जिससे आप अपने बिजनेस को तरीके से इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो बोथ वे में आप इसको लेके जा सकते हैं, बट कोर्स इज़ प्रोफेशनल कोर्स। My name is Tanisha. I am from class 12 science. I want to ask that how can I pursue career in robotics? रोबोटिक्स में आप बहुत अच्छा अपना करियर बना सकते हैं। जैसे कि रोबोटिक्स में हमें मेनली जो कोर्स करना होता है उसमें होता है AI, दैट फुल फॉर्म इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, जिसमें हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के बारे में पढ़ना पड़ता है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एक ऐसा कोर्स है जिसका कि आजकल हर एक टेक्नोलॉजी में यूज़ किया गया है। जो हमारा 5G 4G नेटवर्क है, सभी जगह पर टेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, जो हमारे स्मार्ट अप्लायंसेस होते हैं, वहाँ पर भी AI का यूज़ किया गया है। तो रोबोटिक्स, जैसे कि हम अपने घर में प्रयोग करने वाली जो मशीनें हैं, स्मार्ट मशीन्स हैं हमारे पास, चाहे वो स्मार्ट AC है, स्मार्ट TV है, स्मार्ट वॉशिंग मशीन्स हैं, सभी में जो हमारे पास स्मार्ट टच पैनल होता है, जिसमें जो टेक्नोलॉजी होती है, जिसमें ऑटोमेटिक ऑप्शन होता है, जो ऑटो स्टार्ट ऑप्शन है, वो सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के द्वारा ही बनाए जाते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एक नया कोर्स आया है जिसमें हम अपना बेहतर करियर बना सकते हैं। और रोबोटिक्स में हमें जो है विशेष तौर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी सब्जेक्ट को ही पूरी तरह से विशेष अध्ययन करना पड़ता है, जिसमें आप बहुत ही अच्छा सालाना सैलरी भी पा सकते हो और करियर ऑप्शन भी बहुत अच्छे आपको इसमें मिल जाते हैं। और आने वाले समय में हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने काफ़ी सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं जिनमें उन्होंने AI से रिलेटेड काफ़ी अच्छे करियर ऑप्शंस की वैकेंसीज़ निकाली है, जहां पर हम अपना बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। इसके साथ ही मैं RP सिंह अब धीरे धीरे इस प्रोग्राम को विश्राम की तरफ ले जा रहा हूं, लेकिन जाने के पहले मैं ये बात ज़रूर याद दिलाता हुआ चल रहा हूं कि इस प्रोग्राम में जो नंबर चल रहे हैं वो आपको कभी भी आपको ज़रूरत पड़े आप उन पे बात कर सकते हैं। तो अब मैं आपसे यह आग्रह करता हूं कि आप भी हम सब मिल कर के जय हिंद और भारत माता की जय के नारे लगाएं। लेकिन उसके पहले मैं इस स्कूल के पूरे मैनेजमेंट को और पूरे कर्मचारियों को, विशेषकर इन अध्यापकों को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं कि उन्होंने यहाँ हमें अपना ये प्रोग्राम करने के लिए पूरा सहयोग किया और अपना समय दिया। भारत माता की जय! भारत माता की जय! जय हिंद! पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।